न्यूज नेत्र, आओ बदले नजरिया। साल 2002 उत्तराखंड के उस समय का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल। वहां पर एक मरीज आता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और इन्वेस्टिगेशंस में पता चलता है कि इस मरीज के थाई में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है। बड़ा भी इतना कि जब तोला गया तो 16.5 किलो का। जब इसके ट्रीटमेंट की बात आती है, इसकी सर्जरी की बात आती है, तो जितने भी वहां पर चिकित्सक थे वो सब घबरा जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा कि इतने बड़े ट्यूमर की एक सक्सेसफुल सर्जरी की जाए। ऐसे में सामने आते हैं उसी मेडिकल कॉलेज में, उसी हॉस्पिटल में कार्यरत एक प्रोफेसर जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। वो अपनी टीम से बात करते हैं, कुछ और इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, मरीज और उसके तीमारदारों से बात करते हैं, मरीज को बताते हैं कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उसके बाद तैयार होती है एक ऐसे ऑपरेशन की पटकथा जो कि चिकित्सा जगत के इतिहास में एक माइलस्टोन बनने वाला था। ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और इतना सक्सेसफुल कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस ऑपरेशन को अंकित किया जाता है। इस मेडिकल चैलेंज को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने वाले चिकित्सक का नाम है डॉक्टर BKS संजय, या अब अगर कहें तो भारत सरकार के पद्मश्री सम्मान से अलंकृत डॉक्टर BKS संजय जी। सर बहुत बहुत नमस्कार। और हमारा सौभाग्य है कि आज आप न्यूज नेत्र स्टूडियो में आए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर एक आमंत्रण किया हुआ है। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? लेकिन मेरा मानना है कि हर दिन जो है वो मनाया जाता है, उसका सिर्फ ये होता है कि लोग जिसको नहीं जानते हैं उसको जानें। तो इनका उद्देश्य होता है कि जागरूकता को, लोगों को जागरूक करें कि भाई आर्थराइटिस क्या होती है ना। और फिर हमारे जैसे लोग बताएं कि आर्थराइटिस क्यों होती है और आर्थराइटिस ये होती है तो हम इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। आपकी जैसी संस्थाएं और हम जैसे लोग हैं यही कहते रहते हैं कि इसके कारण क्या हैं। जब उनको कारण पता चल जाएगा तो उसका निवारण भी निकलेगा। आर्थराइटिस एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन इसके कितने प्रकार जो आम आदमी समझ पाए और फिर उसमें हम क्या क्या हमारे पास इसके ट्रीटमेंट के माध्यम है? जो भी ज्वाइंट की प्रॉब्लम होती है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। किसी भी ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन को जो देखा जाता है वो 3 ही 4 लक्षण होते हैं। एक तो उसमें दर्द हो और उसमें सूजन हो और जोड़ चलने में दिक्कत हो, और चौथी चीज होती है कि जोड़ जो सीधे होने चाहिए या एक इनकी स्थिति होनी चाहिए वो उससे अलग हो जाए, उनमें कोई विकृति आ जाए जिसको डिफॉर्मिटी कहते हैं, या जो उसकी चाल है वो मुड़े ना, जैसे हमारा घुटना है वैसे देखा जाए हम अपनी टांग को थाई से चिपका सकते हैं, लेकिन यदि टांग थाई से नहीं चिपक रही तो एक जोड़ का तो फंक्शन जो या जोड़ का काम है वो पूरा नहीं हो रहा। ये तो होती है आर्थराइटिस। आम लोगों को, दर्शकों को इसको समझना चाहिए कि उनको क्या लगता है कि आर्थराइटिस की जो तरह है, जो मेनली जो ब्रॉडली हम आपको बताएं पहले और किसी भी उम्र में हो जाती है, वो होती है सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ के अंदर मवाद पड़ जाए। सेप्टिक आर्थराइटिस से जो स्पेसिफिक मतलब होता है वो बैक्टीरिया होते हैं जो खांसी बुखार पैदा करते हैं, जिसको स्टेफिलोकोकल कहते हैं, या फिर किसी तरह से ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होते हैं वो भी कर देते हैं। लेकिन इसी इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में एक आर्थराइटिस होती है ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस। ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस एक अलग तरह की होती है कि ये टीबी के कारण ही होती है। जब मैं पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, आपसे समथिंग लाइक आप तो लगभग 50 साल के करीब हो गए हैं, तो उन दिनों क्या होता है कि टीबी एक आम समस्या थी। आज टीबी की वो समस्या नहीं है। तो अब हम बहुत रेयरली है कि टीबी की आर्थराइटिस देखें, हिप की आर्थराइटिस देखें, घुटने की आर्थराइटिस, इवन जो स्पाइन का भी इन्फेक्शन है वो टीबी का इन्फेक्शन कम हो रहा। तो ये तो हुई इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। दूसरी तरह की होती है कि जिसको हम अभी कहें कि बहुत ज़्यादा हो, वो भी किसी उम्र में होती है, जुवेनाइल में भी हो जाती है, बच्चों में होती है, उसको कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज सच है जिसको कि हम लेमैन गठिया कहते हैं, और गठिया कहना चाहिए। गठिए का इसका क्या होता है कि इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस मल्टीपल ज्वाइंट इन्वॉल्व हो जाती है।
एक ही जोड़ नहीं होता है इसमें, बहुत रेयरली होता है कि एक मोनो आर्टिकुलर हो, अदरवाइज मल्टीपल ज्वाइंट। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए खास बात ये होती है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो आर्थराइटिस होती है वो ये जोड़ जो हैं वो सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं। देखा जाए तो मैंने तो साहब 10 साल के बच्चों को भी जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जब इनके हाथ अकड़ जाएं, सुबह उठने ना पाएं और वो इस तरह का एक्सप्रेशन दे कि जैसे कोई बूढ़ी औरत देती है या कोई बूढ़ा व्यक्ति देता है कि भाई मुझे अकड़ाहट हो रही है, मैं सुबह उठने में दर्द, तब आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए कहीं इसको गठिया तो नहीं है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं। दूसरी, यदि आपको लगता है कि भाई कैसे हो सकती, यदि मदर को रूमेटॉइड आर्थराइटिस रही, नानी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस रही, दादी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस रही, तो उनके बच्चों को होने की संभावना ज्यादा होती है। तीसरी जो बहुत कॉमन बात है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है उम्र से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, इसमें भी अकड़ाहट होती है। सुबह इसमें भी अकड़ाहट आपको लगे कि भाई हमारे जोड़ अकड़ गए हैं, ऐसा चल नहीं पाते हैं, सुबह उठते तो एकदम नहीं, थोड़ा बहुत चले फिरे तो गर्माहट आ जाती तो हम चलने लगते, तो ये होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण। और इस ऑर्थराइटिस के लक्षण के साथ होता है, ये उम्र के साथ होती है। अब आप सोचें कि ये उम्र जैसे है 45 के बाद महिलाओं में, 60 के बाद पुरुषों में, ये आम बात है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगती है। और यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है वो बड़े जोड़ों में होती है। इसके अलावा कुछ रेयर होती है, यूरिक एसिड से हो जाती है। यूरिक एसिड का यदि हम आपको बताएं, यहीं पे बता देते हैं इसका कारण क्या है और इलाज क्या है, तो जो दर्शक सुन रहे हैं उसको समझ लेंगे। यूरिक एसिड होता क्यों, ये यूरिक एसिड जो पैदा होता है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से पैदा होता है। प्रोटीन की जितनी भी ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगी तभी उसके कारण से इसको होता है। और प्रोटीन का ऐसा नहीं कि अब जब आप प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा निकलेगी, यदि इनटेक ज्यादा होगा किसी चीज का तो उसका आउटपुट भी ज्यादा होगा। इसमें तो कोई, तो एक तो आप ये समझेंगे कि यदि आपने खाने में प्रोटीन का जो वजन है या प्रोटीन की मात्रा जो बढ़ा देंगे तो आपको यूरिक एसिड ज्यादा होने की संभावना है। आप इसका निवारण भी देख लीजिए, यदि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो उसको खाने को हम कम कर दें। अब यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप पानी ज्यादा पीजिए। तो ये तो हुई आपकी यूरिक एसिड की बात जो आर्थराइटिस के बाद। इसी तरह से एक आर्थराइटिस होती है एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस, वो बड़ी डेबिलिटेटिंग होती है और ये आनुवांशिक भी होती है। मैंने कई ऐसे मरीज देखे हुए हैं कि जिनके पिताजी को है तो उनके बच्चों को भी होती है। इसमें क्या है कि जो इलाज के तौर पे बता रहे हैं कि जब आपको पता चल रहा है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको एक्सरसाइज बहुत करनी चाहिए। लोगों को एक्सरसाइज बहुत करनी चाहिए और अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। हमने आपको जो कॉमनली बताई हैं 4 हैं, बहुत रेयरली होती हैं, तो उन्हीं की रूमेटॉइड आर्थराइटिस के वेरिएंट्स होते हैं, तो इस तरह की होती है। कॉमनली यही आर्थराइटिस होती है। यदि हम आपको इलाज की बात करें तो हर आर्थराइटिस में दवाइयां काम करती हैं, मैं तो ये कहूँ। लेकिन दवाइयों से पहले सबको है अपने भोजन पे ध्यान रखना चाहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान रखना चाहिए और अपने वजन पर ध्यान रखना चाहिए। यदि सर्जरी की जरूरत पड़ती है आपको सर्जरी करानी चाहिए। जितने हमारे पैर मजबूत होंगे उतना ही हमारा दिल मजबूत होगा। हमारे भारत में जनरली न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस नहीं करते हैं। What we eat, what we become. We become what we eat. Deuce का मतलब है D is diet, E for exercise, W for work and S for sleep. यदि हर आदमी को 7-8 घंटे सोना चाहिए कि यदि इसी में कोई आदमी योगा और मेडिटेशन करता है तो साहब इस सोने में सुहागा। आर्थराइटिस में या फिर जो जॉइंट पेन है या बोन में जो परेशानियां होती हैं उनमें दर्द एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है और उसमें एक कंफ्यूजन होता है कि हम लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएं या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। मैं इसमें ये कहूंगा पहले तो ज्वाइंट की आर्थराइटिस के लिए न्यूरोलॉजिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। न्यूरोलॉजिस्ट के पास तब जाने की जरूरत है कि किसी भी प्रॉब्लम से यदि आपको नमनेस हो रही है, मतलब आपको छूने से पता नहीं चल रहा है, या ऑल्टर्ड सेंसेशन है, दर्द नर्व की तरह आ जाए, जैसे नस की तरह का दर्द हो रहा है, सुन्नपन आ जाए, झंझनाहट आ जाए, चींटियां काट रही हैं, तब आपको जरूर न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। अदरवाइज अधिकांशतः ऑर्थोपेडिक सर्जन इन चीजों का इलाज कर सकते हैं। सन बात की क्या इंपॉर्टेंस है बोन हेल्थ में, जॉइंट हेल्थ में? हमारा जो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है उसकी रूट तो सन ही है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सूर्य देवता सबसे बड़े देवता हैं। जिस दिन सूर्य नहीं होगा
उस दिन हमारी एग्जिस्टेंस क्या, पूरे सृष्टि की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो सूर्य का तो इतना महत्व है। यूएन ने भी कह दिया है विटामिन डी आपको रोज लेना चाहिए। तो जो विटामिन डी जो फ्री वाली मिलती है, निःशुल्क मिलती है, वो सनलाइट से मिलती है। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, किसकी सर्जरी पहले और अब में कितनी डेवलप हुई है और किस किस के लिए ये रिकमेंड कर सकते हैं? यदि मैंने सबसे पहले हिप रिप्लेसमेंट देखा होगा, किया होगा, तो 81 में मैंने एक पिथौरागढ़ की लड़की का किया था, परथीज में थी। तो वो उसके पैर टेढ़े थे क्योंकि लंगड़ी थी, लड़की 26 साल की थी। तो 26 साल में कोई भी आदमी ज्वाइंट नहीं बदलना चाहता। और जब मैंने ये अपने कहा कि हम बदलेंगे, तो हमारे ही डिपार्टमेंट के लोग और कुछ लोग अस्पताल, अरे यार 26 साल में क्यों जोड़ बदल रहे हो, कितने दिन चलेगा? तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि भाई जितने दिन भी चलेगा, इतने दिन जरूर चल जाएगा कि जब लड़की सीधी चलने लगेगी तो उसकी शादी हो जाएगी। और सच में उसकी शादी हो। तो मैं तो इसमें यही कहता हूं एक कविता के माध्यम से, गति ही जीवन है, ठहराव है मृत्यु, इसीलिए चरे वेती चलते रहो चलते। टेक्नोलॉजी में जितना विकास हुआ है तो उसका असर हम लोगों के इलाज पे भी हुआ है। जो अभी आपको मैं हिप रिप्लेसमेंट की बात, उन दिनों सिर्फ सीमेंटेड हिप आते थे जिनको कि बोन सीमेंट से जोड़ दिया जाता। आज अनसीमेंटेड हिप आ रहे हैं जिसमें सीमेंट लगाने का उसका रिएक्शन का नहीं है। क्वालिटी बहुत है, मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इम्प्लांट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, हम जैसे सर्जन्स की स्किल बहुत अच्छी हो गई है, टेक्नोलॉजी के टूल्स बहुत अच्छे आ गए हैं। आप जितना योगदान चिकित्सा जगत को दे रहे हैं, समाज को भी दे रहे हैं, तो ये आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है और इसके लिए इतना टाइम आप कैसे निकाल लेते हैं? देखिए, मैं आपने कहा बहुत अच्छी सी बात कही, कैसे आती है। एक तो हमारे पास जो हम लोग बनते हैं वो जीन्स का कम रोल होता है, एनवायरनमेंट का ज्यादा होता है। तो बस वही हमारे साथ रहा। और फिर अब तो हमने शुरू से ही मैंने ये कहा भाई किसी को दो, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। जो आपको लिखा बताया कि प्राप्ति में भौतिक विकास है तो त्याग में मानसिक विस्तार। मैं सर्जरी भी करता हूँ, सामाजिक कार्य भी करता रहता हूँ। मैंने अब तक लगभग 200 से ज़्यादा फ्री कैंप किए हुए हैं सर, और इतने ही 200 से ज़्यादा मैंने पब्लिक अवेयरनेस करता हूँ, रोड सेफ्टी भी करता रहता हूँ। मैंने उत्तराखंड के अधिकांशतः जगहों में, पास में देहरादून में, दूर मैंने रानीखेत में किया हुआ। मैं समाज की उत्पत्ति हूँ, समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब हम ये समझते हैं हमारा कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी है कि हम समाज को कुछ वापस करें। मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें आपने लिखा था कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं। कहीं डॉक्टर बीकेएस संजय इनडायरेक्टली राज्यसभा जाने के लिए तो नहीं सोच रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये तो जरूर कहूंगा कि यदि मैं किसी भी ढंग से नीति निर्माताओं की श्रेणी में आ गया तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं इसको ये मानता हूं कि पॉलिटिशियन को विजनरी होना चाहिए। यदि मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे, मैं किसी खास पार्टी विशेष से नहीं कह रहा हूं। आज हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी को आप कहें, उनको एक व्यक्ति के तरह से ना देखें, लेकिन वो सच में विजनरी हैं, दूरदृष्टि है उनकी। आप दूरदृष्टि को व्यक्तिगत तौर पे देख लीजिए। यदि व्यक्ति एक बात को ये कह रहा है कि आप मुझे मौका दीजिए, अवसर दीजिए और मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि मैं हाँ सच में देश हित के लिए कुछ ये करना चाहता हूं, तो देश हित के लिए मोदी जी इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। यही मेरी भी इच्छा है कि यदि हम किसी भी ढंग से नीति निर्माताओं की श्रेणी में आ गए, जो हम में योग्यता है उससे हम अपने आप को, देखिए मुझ में स्किल है। यदि आपने अभी जो ऑर्थोपेडिक की बात की कि हमारा गिनीज में नाम है, लिम्का में नाम है, इंडिया इंटरनेशनल बुक में, इन सभी में नाम है और रोजना, तो हम में ये स्किल है ना। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी इस स्किल का या जो हम में योग्यता है उसका दोहन करें। मैं आपको अभी से नहीं कह, मैं तो कहता हूं मैं कामधेनु गाय हूं, आप दोइए। अंबेडकर ने कहा था यदि पौधे को पानी ना मिले और विचारों को प्रचार प्रसार ना मिले तो दोनों मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। जो मैं लिखता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, करता रहता हूं, मेरा हमेशा एक ही उद्देश्य रहता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बदलाव आए। आपने हमें जो इतना मौका, अवसर दिया, उसके लिए मैं एक कविता के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको आपके लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। कविता को आप सुनिए। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते।
मैं कहता हूं कैसे कटते हैं उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है, और रात के सपने कम ही पूरे होते हैं, दिन के अधिकांशता। कवि कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूं, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन में। सपने ही तो आधार हैं हमारे और आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज ये इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो, और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहां जो पूरा हो रहा ये सपना ही तो था, और क्या। हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद, और आपके सपनों को संवारने के लिए हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।